हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो सीमेन एनालिसिस के बारे में है। सीमेन एनालिसिस हम उन कपल्स में मेल पार्टनर्स का करते हैं जो कंसीव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सीमेन एनालिसिस में सैंपल कैसे देना है, कैसे कलेक्शन करना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है, यानी कि आपको अपने पेनिस के स्किन को पीछे हटा के उसको डेली प्रॉपरली वाटर से, सोप से वॉश करना है। सिर्फ सीमेन एनालिसिस के लिए नहीं, ये आपका हमेशा तरीका होना चाहिए जिंदगी का क्लीन रखने का खुद को, क्योंकि ग्लांस में जो स्मैग्मा जमा हो जाता है उसके कारण बहुत बार सीमेन सैंपल के अंदर पस सेल्स आ जाती हैं, बल्कि 80% टाइम क्लीन ना होने के कारण ही पस सेल्स आती हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि सीमेन सैंपल आपको 2 दिन की एब्स्टिनेंस के बाद देना है। 2 दिन से ज्यादा की सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सैंपल देने वाले दिन से पहले हल्का खाना खाना है, खूब पानी पीना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेस फ्री रहना है, स्लीप लेनी है। उसके बाद सीमेन सैंपल आपको घर से नहीं लाना है, क्योंकि सीमेन सैंपल कलेक्शन के 30 मिनट्स के अंदर लैब में पहुंच जाना चाहिए, वो भी बॉडी टेम्परेचर पे। और ऐसा अक्सर हो सकता है कि आपको देर हो जाए, आप जाम में फंस जाएं, या आप लैब पे पहुंचे तो डॉक्टर या टेक्नीशियन को टाइम ना हो। उसके बाद जब आप लैब में जाके सीमेन सैंपल देते हैं तो आपको एक जार मिलेगा जिसका चौड़ा सा मुंह होगा, उस पे आपका नाम, डेट, टाइम लिखा होगा। फिर आपको सीमेन उसमें देने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है, अपने हाथों को भी सोप एंड वाटर से धोना है, और उसके बाद आपको कोई लुब्रिकेंट नहीं लगाना है और डायरेक्टली इस जार के अंदर इजैकुलेट करना है, ताकि आपका सैंपल, आपका स्पर्म्स स्पिल ना हो जाए, बाहर ना गिर जाए। और कलेक्शन के फौरन बाद इसे बंद करके अटेंडेंट को दे देना है। अब ये है कि एक नॉर्मल क्या वैल्यूज हम देखते हैं सैंपल में, तो मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज बताऊं तो सबसे पहले जब आप सैंपल देते हैं स्पर्म्स का तो एक जेली के रूप में होता है, जेली या कोएगुलम के रूप में होता है। और उसके बाद जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर ये लिक्विफाई हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गाढ़ा सैंपल अच्छा है। नहीं, उसका लिक्विफाई होना जरूरी है ताकि उस जाले में से स्पर्म्स फ्री हो सके और उनमें पावर आ जाए और वो ऊपर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में असेंड कर जाएं। उसके बाद जो सीमेन का वॉल्यूम है वो 1.5 ml से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए। स्पर्म काउंट पर ml 15 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए और टोटल इजैकुलेट का काउंट 39 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 ये है कि मोटिलिटी। मोटिलिटी क्या होती है? मोटिलिटी होती है स्पर्म्स के आगे को बढ़ने की क्षमता। देखिए, हमारे लिए वही स्पर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो ऊपर आगे को बढ़ पा रहे हैं, वही जेनाइटल ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें कि रैपिड मोटिलिटी 32% से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म की बनावट, उसका स्ट्रक्चर। कई बार इसमें खराबी हो सकती है, डबल हेड हो सकता है, शॉर्ट टेल हो सकती है, शॉर्ट मिडिल पीस हो सकता है। इस टाइप की बहुत सी बनावट में खराबियां हो सकती हैं। तो WHO क्राइटेरिया के अनुसार 4% से ज्यादा अगर स्पर्म्स नॉर्मल बने हुए हैं तो डेट इज एनफ फॉर हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी स्टेज पे सीमेन एनालिसिस को प्रभावित करती हैं। तो आप कलेक्शन में ध्यान रखिए,
टेस्टिंग में ध्यान रखिए और इसी तरह से हम आपको बेसिक जानकारी छोटी छोटी जो हम देखते हैं जहां गड़बड़ी होती है वो देते रहेंगे। थैंक यू।